नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ESC स्टडी में। आज हम लोग कुछ मेन तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा कार्यरत रहेगा, हमेशा आपको काम में आता रहे। क्या टॉपिक है इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे इसको चीज़ को। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हिस्ट्री का जो 50 NCERT है, जो 15 नंबर चैप्टर है, भारतीय संविधान से जुड़ी है, हर एक समस्या का समाधान उसमें है। और ये पॉलिटिक्स का भी क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का ये समरूप है। चलिए इसके बारे में क्या है, सबसे बड़ा टॉपिक क्या हो सकता है, भारतीय संविधान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवाल। भारतीय संविधान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पर। तो उससे क्या क्या सवाल पूछता है इसी के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो वर्तमान में बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया, समय सारणी जारी किया गया है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो याद रखिएगा कि 12th के लिए एकदम नीड है, एकदम आवश्यकता है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से विद्यार्थी होता, बच्चा हिस्ट्री लिया हुआ, तब उसके लिए एकदम 100% क्या है, ये आवश्यकता ही है। क्या ही आवश्यकता आ सकता है इसको। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो ये चीज़ें हैं समझिए। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, भारत का संविधान क्या है? संविधान सबसे पहले क्या होता है ये समझिए। ये तो हम समझ पा रहे हैं कि भारत है, और संविधान क्या है? संविधान इज अ लीगल बुक, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बुक। क्या है? लीगल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल बुक है। संविधान होता क्या है? किसी देश को, याद रखिएगा, किसी देश को चलाने के लिए नियम एवं कानूनों की संग्रह को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। फिर से याद रखेंगे, नियम एवं कानूनों के, अब क्या है चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बुक। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल बुक है। किसी देश को चलाने के लिए नियम एवं कानून की संग्रह की जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। अर्थात भारत को चलाने के लिए नियम एवं कानून का संग्रह है। इसको लिखे कौन हुआ है? तो इनका प्रारूप लिखे हुए सभी संविधान के जानकार लोग लिखे हुए हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट कमेटी थे उनका अध्यक्ष था BR अम्बेडकर। कौन है? BR अम्बेडकर। तो ये चीजें हम लोग बेसिक समझ पा रहे हैं। क्या है? बेसिक समझ पा रहे हैं। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया तो इसको पढ़ा गया। सबसे पहले सत्र में पढ़ा गया, जिसके बारे में पॉजिटिव तथा नेगेटिव सारे थॉट को एक एक करके चर्चा किया गया। लेकिन भारतीय संविधान लागू कब हुआ? लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ हमारे देश में। अर्थात हमारा देश इसी दिन क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। ये चीज है हमारा भारतीय संविधान को लेकर। इसी दिन क्या चीज है? देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, ये सभी चीजों को क्या किया गया? अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया। तो इससे बिना देर के हम लोग आगे की प्रोसेस देखते हैं। यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप अपने शॉर्ट नोट कर सकते हैं। एकदम आराम से पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी के बारे में मुख्य रूप से बात हम लोग करेंगे। क्या है? सबसे पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान
26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? अर्थात जब भारत का संविधान बना तो उसको सही समय पर लागू करना चाहिए था। सही है, ये भी सही समय है, अर्थात कुछ दिनों का समय लेना पड़ा, ऐसा क्यों? तो देखेंगे, एकदम डिटेल करके देखेंगे। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे कई कारण है। क्या है? बहुत सारे कारण इसमें शामिल है। क्या है? बहुत सारे कारण इसमें शामिल है। जैसे ऐतिहासिक महत्व, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण रूप से स्वराज घोषणा की थी। अर्थात 1930 ईस्वी में पूर्ण रूप से स्वराज की घोषणा कौन किया हुआ था? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दल। क्या है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को घोषणा किया हुआ था। इस दिन को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। जबरदस्ती संविधान को 26 जनवरी में लागू करके भारत के लोगों को उनके स्वतंत्रता संग्राम के साथ एक जुड़ाव महसूस हुआ। अर्थात जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, स्वराज मांग करना, अब जब स्वराज नहीं दिया गया उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तब पूर्ण रूप से स्वराज करके और पहली बार कब 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग किया गया और इसीलिए झंडोत्तोलन किया गया। अब इसी चीज़ को हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी रहे हैं, आंदोलनकारी रहे, सबको एक साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए 26 जनवरी को। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। क्या है दूसरा पॉइंट, इसको समझिए। नया युग की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। थोड़ा देर पहले हम आपको बताया क्या चीज बन गया? गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इसने ब्रिटिश शासन के अंत और भारत का एक नया युग की शुरुआत किया। मतलब इसको लागू होते ही क्या हो गया? ब्रिटिश शासन का खात्मा हो गया, ब्रिटिश शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया और भारत को एक नई दिशा मिली। भारत में एक नया युग का शुरुआत किया गया, जिसका एक प्रतीक होता है 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। आगे का क्या है, उसी रूप से हम लोग एक एक करके सवाल को पढ़ना है। अब अगला जो सवाल है, अगला जो इसका सॉल्यूशन है, पहला हम लोग क्या पढ़ पाए कि पहला है कि पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया गया था 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। उसके बाद दूसरा की चीज एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उस दिन क्या हो गया? अंग्रेज का बोलबाला समाप्त हुआ, हमारा देश क्या हो गया? अंग्रेज का जो भी नियम कानून था सबको हटाया गया और भारतीय संविधान को जोड़ा गया इसमें। अब है राष्ट्रीय एकता। एकता कहने का मतलब पहले ही हम लोग देख चुके हैं, जब 26 जनवरी 1930 में मांग किया गया था उसी समय से। तो एकता के लिए संविधान को लागू करने के लिए एक विशिष्ट तिथि चुनना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की मदद करता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का क्या चीज करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। 26 जनवरी को संविधान लागू करके भारत के सभी नागरिकों के लिए एक साझा उद्देश्य और पहचान पैदा हुई। मतलब 26 जनवरी की मतलब ऐसा कम्युनिकेट करने के सिस्टम किया गया कि सभी देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी के बीच में एक जो कॉमन चीज है, कॉमन फैक्ट देखने को मिला। ये सब संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो क्या है? 26 जनवरी 1950 अर्थात लागू करके भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन याद किया गया। क्या चीज किया गया? एक महत्वपूर्ण दिन याद किया गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। यह दिन भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 दिस इज रिपब्लिक डे। क्या है? रिपब्लिक डे। यहाँ पर हमारा सभी लोग क्या है? यहाँ पर स्वतंत्र है, भारतीय संविधान के अंदर में कार्यरत रहे हैं। चलिए हम लोग आगे की सवाल देखते हैं। क्या है आगे का प्रश्न? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो हम लोग का क्लास चल रहा है इससे गारंटी के साथ पूछा जाएगा। 5 नंबर का 5 नंबर एकदम तय है। बस थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिए। 5 मार्क्स एकदम तय है। 5 मार्क्स 100%। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आएगा, 100% है, यहाँ से आएगा। यदि विश्वास नहीं तो फिर एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद यहीं से क्लिप निकाल के आपको दिया जाएगा। बाकी बात है, आपका काम है मेहनत करना। लोगों का क्या काम है? लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जो काम है उस काम पर फोकस कीजिए। तो इसी के साथ क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या भूमिका का मूल्यांकन करें। गांधी जी के जो भूमिका है उसके बारे में मूल्यांकन करने के लिए बोला जा रहा है। अर्थात ऐसे क्या है कि एक पूरे ज्वाला को, एक पूरी आग को एक दिया दिखाने के समान, सूरज को एक दिया दिखाने का, रोशनी दिखाने का समान हो रहा है।
हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये चीजें हैं। महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना, अर्थात महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना और उनके बारे में मूल्यांकन कहने के लिए करना एक क्या, एक सूरज को दिया दिखाने के समान है। क्या है? महात्मा गांधी को सूरज को दिया। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे राष्ट्र को हमारे अगुवाई के रूप में, जो हमारे आगे आगे के जो काम करते हैं वो महात्मा गांधी है। उन्हीं के बारे में हम लोग को कह रहा है मूल्यांकन करने के लिए। तो याद रखिएगा, इनका कोई एक मूल्यांकन होता तो बताया जाता, एक मूल्यांकन होता। हम लोग पढ़ते हैं, युग पढ़ते हैं, द्वापर पढ़ते हैं, त्रेता पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास कालखंड का एक याद रखिएगा, इनके बारे में गांधी युग पढ़ा जाता है। इतिहास कालखंड में महात्मा गांधी के बारे में गांधी युग पढ़ा जाता है। ऐसे प्रथम व्यक्ति रहे जिसके बारे में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग ऐसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सूरज को दिया दिखाने का समान हम कर रहे हैं। देखते हैं इनके बारे में क्या क्या विवेचना किया गया, इनमें क्या मूल्यांकन। देखिए, अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले है। क्या क्या भूमिका है? तो अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद है जन जागरण, एकता, राष्ट्रीय ख्याति, गांधी जी का योगदान है, कुछ अन्य प्रकार से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने अहिंसा को एक शक्तिशाली हथियार बनाया, हथियार के स्वरूप इस्तेमाल किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तरीकों से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। क्या चीज किया? ब्रिटिश शासन की ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द चीफ वेपन ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो सबसे चीपेस्ट हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे थे, क्या चीज? सत्य तथा अहिंसा को एकदम सबसे महत्वपूर्ण साबित करके उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है। एक अपने बलबूते पर कुछ भी हो जाए लेकिन इस बात से मुकरे नहीं। चलिए अगला टॉपिक है जन जागरण। क्या है? जरूरी की चीज है जन जागरण, मतलब जन जागरण। सबसे पहले समझिए जन आंदोलन क्या है। तो जन आंदोलन ऐसे आंदोलन जिसमें पूर्ण रूप से क्या करता है, पूरे जनता भाग लेता है, वही जन आंदोलन होता है। कहने का सीधा सीधा एक टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, जब खिलाफत आंदोलन सामने आया तो हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के द्वारा उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, अर्थात सभी नागरिकों के द्वारा 78 अपने साथी के साथ शुरू किया गया महात्मा गांधी का यह आंदोलन एवं अन्य प्रकार के आंदोलन, चाहे दांडी मार्च होगा, तब अब ये एक अनेक रूप धारण करने लगा। ये पहला जन आंदोलन हुआ। तो जन जागरण किया, गांधी जी ने आम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। क्या किया? प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में मतलब लड़ने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करके? अहिंसा का प्रयोग करके। क्या चीज का? अहिंसा को प्रयोग करके, अहिंसा को अपना हथियार बनाया और बोला बिना लड़े हम लोग को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद क्या है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया, मतलब डोर टू डोर भटक भटक कर दरवाजे दरवाजे जा करके लोगों को एक जागरूक करना कि देश के लिए कुछ करना, कुछ करने की अत्यंत आवश्यकता है। इन्हीं के बारे में अब देखते हैं एकता। एकता के ऊपर क्या है? गांधी जी ने विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों को लोगों को एकजुट किया। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया, अर्थात हमारे जो फूट डालो शासन करने का नीति था हमारे ऊपर लागू किया गया था, मतलब सबको एक जगह इकट्ठा करने का भी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब ऐसा सवाल आता है तो एक थोड़ा सा मुख्य रूप से सवाल आता है, जब महात्मा गांधी इतने ही सबको एकता का रूप दे रहे थे तो फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्यों नहीं समझा गया, परखा गया, उनको इतना बाद में क्यों लाया गया? ये आगे की चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति क्या? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्थात गांधी जी की अहिंसा की नीति ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। यदि गांधी जी के पास चीफ वेपन क्या है? सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा की बात करें, दुनिया भर में उनको क्या कर विख्यात बना दिया, प्रसिद्ध बना दिया। ये ऐसा नीति था, ऐसा पॉलिसी था कि उनको दुनिया भर में सबसे मजबूत बना दिया। यदि हम बात करें कहाँ कहाँ इन्होंने मजबूती, कौन सा ऐसा देश जहाँ पर इनका चर्चा नहीं रहा, वर्चस्व नहीं रहा? कहने का मतलब है एक बहुत बेहतरीन है बैप्टिस्ट मिनिस्टर रहे हैं जूनियर मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने क्या चीज से इंस्पायर है? उन्होंने महात्मा गांधी की नीति से इंस्पायर है, इन्फ्लुएंस बाय क्या चीज? महात्मा गांधी पॉलिसी, मतलब महात्मा गांधी का जो पॉलिसी था उनसे इंस्पायर है। उनसे इंस्पायर है कौन? मार्टिन लूथर किंग। अर्थात ये नीति उनको पूरे दुनिया में विख्यात किया। गांधी जी के योगदान का महत्व, क्या क्या महत्व रहा है? भारत की स्वतंत्रता
गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया स्वतंत्रता संग्राम भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में सफल रहा। मतलब ऐसा मूवमेंट चलाया गया जिसमें क्या हुआ, एक सफल रहे। क्या क्या है, अब देखते हैं आगे। अहिंसा का विश्वव्यापी प्रभाव, मतलब अहिंसा एक ऐसा पॉलिसी था जिनको पूरे दुनिया में उनको प्रसिद्धि दिया। गांधी जी के विचारों ने दुनिया भर में अहिंसा आंदोलनों को प्रेरित किया। दुनिया भर में अहिंसा जो आंदोलन उनको प्रेरित किया, मतलब अहिंसा के लिए, अहिंसा के रास्ते पे चल के किसी आंदोलन को प्रेरित करना। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे कर देख रहे हैं क्या चीज़ है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, हमको सोशल रिफॉर्मेशन क्या है, सोशल रिफॉर्मर का क्या। गांधी जी ने भारतीय समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए, बहुत सारे बदलाव लाए, सभी को मूवमेंट, सभी को भाग लेने के लिए प्रेरित किए, इन सभी चीजों के लिए क्या है, यही सब चीज है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, आगे का क्या टॉपिक है इसमें देखते हैं। अब कुल मिला के इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या है, कुल मिला के इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी का कुल मूल्यांकन देख रहे हैं कि निष्कर्ष क्या है। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक है, सबसे महान नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व और सिद्धांतों के माध्यम से भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी की विरासत आज भी प्रासंगिक है, क्या प्रासंगिक है, और हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात यही वो वेपन था, क्या चीज, अहिंसा वही हथियार था जो महात्मा गांधी, अहिंसा और अहिंसा एक ऐसा हथियार था जो महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से पूरे विश्व में एक विश्वव्यापी बना, क्या बना दिए, विश्वव्यापी बना दिए। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, उसी के बारे में हम लोग के पास जानकारी प्राप्त करना। क्या है अगला सवाल, संविधान सभा ने भाषा विवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। संविधान सभा ने, यानी कि आप अपने घर के झगड़ा को निपटाते कैसे हैं, इसी के बारे में। संविधान सभा ने भाषा विवाद के प्रश्न को कैसे सुलझाया, मतलब किस चीज को प्रायोरिटी दिया जाए, किस भाषा को क्या किया जाए, प्राथमिकता दिया जाए, क्या चीज दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए, किस भाषा को, याद रखिएगा, किस भाषा को क्या दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए। चाहे हिंदी है, उर्दू है, मलयालम है, सारे देशों का, सभी राज्यों का अलग अलग भाषा है, लेकिन इसमें किस प्रकार से इस भाषा के सभी राज्यों से अलग अलग उसमें भारतीय संविधान के लेखकों में शामिल थे। लेकिन क्या है, आगे का जो सवाल बन रहा है उसी को हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं, क्या है इनके बारे में, अब वो भी थोड़ा जानकारी रखते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि यदि आप लिखना भी चाहें तो आप पॉज करके आप लिख सकते हैं एक एक चीज को। संविधान सभा ने भाषा विवाद के प्रश्नों को कैसे सुलझाया, ये सवाल है। हम लोग जवाब ढूंढने की बेहतरीन तरीका से कोशिश करते हैं और बेहतरीन आपको कंटेंट देने की कोशिश किया गया है। जो आपको कंटेंट देने की कोशिश की जाए बहुत बेहतरीन, सभी जगहों से एकदम प्योरिटी के साथ आपको दिया गया है, एक कंटेंट है। क्या है इसका जवाब, थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एकदम। यदि हम समझाने की बात करें तो उतना समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा। एक मान के चलिए उड़ान बैच की तरह जो आपको बहुत सारा सफल की ओर लेके जाएगा। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। संविधान सभा ने भाषा विवाद को कैसे सुलझाया, आंसर खोजते हैं हम लोग, आंसर जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तब भारत के संविधान निर्माण के दौरान भाषा विवाद एक प्रमुख मुद्दा था, याद रखिएगा। भाषा विवाद वो क्या था, मेन मुद्दा था। देश में विविध भाषा बोले जाती थी, मतलब विभिन्न प्रकार की भाषा क्या हो जाता था, बोला जाता था, और हर भाषा समूह अपनी भाषा को, हर भाषा समूह, याद रखिएगा, हर भाषा समूह अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का मांग कर रहा था। क्या चीज, सब लोग चाह रहे थे, सब राज्य चाह रहा था कि हमारा राज्य का भाषा क्या हो, एक राष्ट्रीय स्तर पर हो। इस विवाद को सुलझाने के लिए संविधान सभा के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, मतलब बहुत सारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ये सब चीजें। अब क्या है निर्णय, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। क्या चीज लिया गया, बहुत सारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। क्या चीज किया गया, बहुत सारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब पहला क्या है, हिंदी को राजभाषा बनाने की दर्जा, हिंदी को क्या, राजभाषा बनाने का दर्जा, राजभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा। संविधान ने हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया। हालांकि यह तय किया गया कि अंग्रेजी का इस्तेमाल कुछ समय के लिए केंद्र सरकार और उच्च न्यायालयों में जारी रहेगा। अर्थात जब तक पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हमारा भाषा का जानकार सभी जगह नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है कि इस प्रकार का जानकारी, इस प्रकार का क्या होगा, अंग्रेजी को क्या किया जाएगा,
कुछ समय के लिए केंद्र सरकार और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, मतलब जस्टिस का जजमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का कि आज भी अंग्रेजी भाषा सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिकता दिया जाता है। ये चीज़ नहीं समझ पाता कि पेटिशनर को एक कोई व्यक्ति केस फाइल दर्ज करता है तो जज इंग्लिश में बतिया पाता है, जज इंग्लिश में बात करता है, वकील इंग्लिश में बात करता है, ये दोनों अंग्रेजी में लड़ पाते हैं, लेकिन क्या किस आधार पर, किस आर्टिकल के आधार पर, किस आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत पर सजा मिल रहा है या माफ़ी दिया जा रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य की बात रहा है कि जो केस फाइल किया है उसी को इस पर जानकारी नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ एक मूर्ति की तरह देखते रह जाता है। लेकिन क्या होता है, ये सिर्फ समझ पाता है वकील किस बेस पर लड़ा है और जज किस आधार पर उनको फैसला सुनाया है। ये दुर्भाग्य रहा है, हमारे आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिकता नहीं है। हालांकि कुछ रूपेंस है, लेकिन आज तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया कि आधा लोग, आधा देश की 90% जनता इसी में परेशान है। खैर हम लोग आते हैं, ये था सुप्रीम कोर्ट या अन्य जजमेंट की प्राथमिकता के लिए है। अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक भाषाओं का एक संरक्षण, मतलब कुछ भाषा है अल्पसंख्यक भाषा का संरक्षण। संविधान में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया राज्य को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए दी गई। अर्थात वैसी भाषा जो किसी राज्य का अपना पर्सनल भाषा होगा, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा होगा, तो वहाँ पर उस भाषा को प्राथमिकता देना चाहिए। आज हम बिहार के लिए क्या है, हम आज बिहार में भोजपुरी बोलने पर लोग शर्म आता है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलेगा, आप अलग अलग राज्यों में चल रहिएगा अलग अलग भाषा बोलेगा, वो अपना भाषा बोलेगा। लेकिन शर्म इस बात से आता है कि बिहार के लोग को भोजपुरी बोलने में शर्म आता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो राजभाषा है, हमारा जो प्राथमिकता है, हमारा पहचान मिला है भोजपुरी भाषा से। तो इस भाषा को, अपनी भाषा को कहीं पर भी नहीं छुपाना चाहिए। भाषा को एक बेहतरीन लेवल तक लेके जाना चाहिए अपनी भाषा को। यह हमारी स्वतंत्रता, यह हमारे संविधान में इसकी स्वतंत्रता है। अपनी भाषा को, अपने धर्म को, अपनी जाति को बढ़ावा देना, अन्य किसी जाति धर्मों को नीचे दिखाए हुए इस चीज़ को बढ़ावा देना सबसे प्राथमिकता है, चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 15वें संविधान संशोधन, मतलब 15वें संविधान संशोधन, इस संशोधन के माध्यम से हिंदी को थोपने का विरोध को शांत किया गया। मतलब हिंदी को जब भी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयोग किया गया, मतलब लोग बोल रहे थे कि इस भाषा को थोपा गया, इसको क्या गया, शांत किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि अंग्रेजी का इस्तेमाल केंद्र सरकार और राज्य न्यायालय तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद अन्यथा निर्णय न ले। बनाने का उन्हीं का अधिकार है। संविधान सभा ने भाषा विवाद को सुलझाने के लिए एक कदम क्यों उठाया, मतलब ऐसा कदम उनके द्वारा क्यों उठाया गया, थोड़ा सा देखिए। पहला चीज क्या है, देश की एकता और अखंडता, विभिन्न भाषाओं के लोगों एक साथ लाने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक निर्णय लिया गया। क्या है, एक निर्णय लिया गया कि सभी देश को लगे कि हाँ ये भाषा है, अपना प्राथमिकता भाषा है। उसके बाद है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, मतलब ऐसा क्या है, अल्पसंख्यक जो भी है उनकी भाषा का भी ख्याल रखा जाएगा। अर्थात सभी भाषा समूह के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया, सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। उसके बाद समझौता और सहमति भी जरूरी है। यदि किसी प्रकार का वार्तालाप होता है, चर्चा होता है, तो उसमें क्या है, समझौता भी ज़्यादा जरूरी होता है। संविधान सभा के सदस्य ने विभिन्न भाषा समूह के बीच समझौता और सहमति बनाने का प्रयास किया गया, ये सब ज़्यादा जरूरी की चीज़ें हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल को प्रेस भी कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग आगे का सवाल क्या है, आगे क्या चीज़ें उसी के बारे में क्या है, आगे का जो सवाल है उसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब इसका निष्कर्ष की बात करते हैं। क्या इसका निष्कर्ष की बात बता रहे हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष मुख्य रूप से क्या है कि निष्कर्ष में है संविधान, देखेंगे संविधान सभा ने भाषा विवाद को सुलझाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, मतलब संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण में भी प्रावधान किया। इस
प्रकार संविधान ने भारत की विविधता को स्वीकार किया और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिससे सभी भाषाओं को समान दिया गया। अर्थात क्या बोले हैं, अपने भाषाओं के मर्यादा में रहेंगे लेकिन अन्य भाषाओं को भी हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं। संविधान इस प्रकार का व्यवस्था किया गया, संविधान सभा में भाषा विवाद को सुलझाया गया। अर्थात हिंदी तो हमारा राष्ट्रभाषा राजभाषा बन ही गया, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए अन्य भाषाओं के लिए भी एक प्राथमिकता रूप से दर्जा दिया गया। चलिए अब इसके बाद निष्कर्ष के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का गठन क्या है। सॉरी एक सेकंड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। भाषा विवाद को कैसे सुलझाया, अगला सवाल क्या है, चलिए इसको देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से समय को देखते हुए डायरेक्ट निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं, आपका भी समय बचा रहेगा। निष्कर्ष, संविधान सभा ने भाषा विवाद को सुलझाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण, सॉरी थोड़ा सा पीपीटी का मिस्टेक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, ये है पहले ही वाला क्वेश्चन का जवाब है, ये चीजें हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीपीटी में मिस्टेक है। बाकी बात हम लोग देखे हैं, लगभग 3-4 प्रश्नों का संग्रह देखे हैं। यदि इससे आप चाहते हैं आगे का वीडियो भी देखें तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।